उससे पहले अपना परिचय बताने का कष्ट करें। मेरा नाम उपनयन हुआ, मुजफ्फरपुर MCPIU के हम जिला मंत्री हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में इस समय चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। आपको क्या लग रहा है कि आगे कौन सी दशा और दिशा इस वैशाली से देश को क्या संदेश मिलने जा रहा है? वैशाली विश्व का जनतंत्र का पहला जगह है, कहा जाता है कि जननी है। लेकिन आज वैशाली की दशा एक दुर्दशा के मोड़ पर है। विगत 10 वर्षों से ऐसे उम्मीदवार यहाँ से जीत करके गए हैं जिससे वैशाली की प्रतिष्ठा घटी है। और आज जो जिन परिस्थितियों में यह चुनाव हो रहा है बहुत साफ है, जनता इस बात को समझ रही है कि कम से कम संघर्ष करने का अधिकार तो हमको रहना चाहिए। आज फासिज्म के विरुद्ध पूंजीवादी जनतंत्र की रक्षा अगर हो जाए तो ज़्यादा उचित होगा, ताकि जनता कम से कम संघर्ष कर सके। और वैशाली वैशाली है, और वैशाली वह वैशाली है जहाँ से इमरजेंसी का जमाना था। मैं ऐलान दिला देता हूँ साहिबगंज की जनता को, बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे थे, लेकिन दिग्विजय बाबू उस समय चुनाव लड़े और लगभग 3.5 लाख वोट से वैशाली से वो जीते हुए थे। चर्चिल की पार्टी हार गई थी, चर्चिल बहुत वोट से जीता था, लेकिन हिंदुस्तान में कांग्रेस ही नहीं हारी बल्कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। और यह वैशाली हम समझते हैं कि पूरे देश में एक दशा और दिशा जो बनी हुई है उस तरह एक दिशा निर्देश करेगा, और वैशाली की जनता बीजेपी गठबंधन को हराएगा और महागठबंधन को जिताएगा। आपकी पार्टी पूरे देश में जो महागठबंधन को सपोर्ट कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? पीछे के कारण बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार, ये तो मुद्दे हैं ही। मुद्दे के अलावा समस्या यह है कि जिस तरह से निरंकुश बनता जा रहा है बीजेपी मोदी की सरकार, मोदी और शाह, अडानी और अंबानी एक कंपनी बनी हुई है, वो बिल्कुल वो हिटलर के पीछे चलिए तो मुसोलिनी है, तो जो है झूठ के बाद झूठ, झूठ पर झूठ, और फिर नफरत के अलावा कुछ नहीं है इसके पास। अगर आगे कहिए तो मैं यह कहूंगा कि अगर जीत गई, दुर्भाग्यवश NDA की सरकार बन गई और ये मोदी पुनः प्रधानमंत्री बन गए तो देश को बेच देंगे। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, तमाम जो सरकारी उपकरण थे, जो सरकारी था, LIC था, और तमाम बीमा कंपनियों को एक तरह से बंधक बना करके औने पौने दाम में अपने मित्रों को दे रहा है। सहारा इंडिया के बारे में आपका क्या कहना है? सहारा इंडिया कोर्ट का फैसला हुआ, जो भी उसके शेयरधारी थे सबको यह उम्मीद था कि अब हमारा पैसा रिटर्न होगा, लेकिन ये मोदी गृह मंत्री अपना बयान देने के बाद भी आज तक वो पेमेंट नहीं हुआ। मैं बता दूं कि सहारा के जितने भी वर्कर हैं, सारे वर्कर बीजेपी गठबंधन के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, वोट करेंगे और अपने तमाम खाताधारियों को, तमाम हिस्सेदारी रखने वाले लोगों को वो कन्विंस कर रहे हैं कि सहारा के लिए बीजेपी को हराओ। आपकी पार्टी पूरे भारत में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? हम बहुत छोटी पार्टी हैं, सिद्धांत बहुत बड़ा है। हम 8 जगह लड़ रहे हैं, तेलंगाना, आंध्रा, केरल, पंजाब। आपकी पार्टी लड़ाई जो लड़ रही है उसमें कितनी सीट जीतने का आपको आपकी अपनी पार्टी को अनुमान है? हम जीतने के लिए तो हम सारी दुनिया की बात करते हैं, हारने के लिए मेरे पास हथकड़ी है। अगर जीत भी जाए तो भी हम बहुत कुछ पार्लियामेंट में नहीं कर पाएंगे। हम पार्लियामेंट में इसलिए जाने की बात करते हैं कि अंदर और बाहर दोनों की लड़ाई आगे बढ़े, इसलिए हम यह गारंटी नहीं करते हैं। देश में जो चुनाव चल रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें क्या इंडिया गठबंधन को कितनी सीट आने का अनुमान आप जता सकते हैं? इंडिया गठबंधन आज के डेट में यह कहिए कि 77 जैसा है या 2004 जैसा है। याद होगा जनता को, आपको भी याद होगा कि 2004 में साइनिंग इंडिया मोदी जी का आया था,
और वो शाइनिंग इंडिया फेल कर गया। वो अटल जी का शाइनिंग इंडिया आया था और फेल कर गया, और उस जगह पर पुनः कांग्रेस स्थापित हो गई, और वह कांग्रेस वो मनमोहन सिंह की सरकार बनी। सोनिया गांधी कही कि नहीं, मुझे नहीं बनना है, मनमोहन सिंह की सरकार बनी। और मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 10 साल जिस बिल को हिंदुस्तान की जनता ने विरोध किया, उस बिल का भाजपा ने सपोर्ट किया, और पूरे पार्लियामेंट में नई आर्थिक नीति ला करके पूरे हिंदुस्तान को बंधक बनाने का काम बीजेपी शुरू कर दिया। इस देश में प्रमुख मुद्दा जो है, आपके नजर में क्या क्या दिख रहा है? भारत किसान प्रधान देश है, और 13 महीना किसान आंधी तूफान सब में लड़ते रह गए। लगभग 700 लोग शहीद हुए। किसान पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से चलते हैं, रास्ते में कील डाल दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या, जब किसान प्रधान देश है हमारा, कृषि प्रधान देश है हमारा, तो किसानों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, उनका अपना कोई मूल्य नहीं है। वो मूल्य निर्धारित करते हैं पूंजीपति वर्ग। औने पौने दाम में वो अपने अनाज को बेचते हैं, बेचने के लिए मजबूर होते हैं। सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, कीटनाशक दवा काफी दाम पर बिक रहा है, टैक्स लग रहा है, बीज महंगे दाम पर मिल रहे हैं, खाद महंगे दाम पर मिल रहे हैं, कृषि के जो यंत्र हैं वो महंगे दाम पर मिल रहे हैं, और सब पर जीएसटी इतना लगा दिया गया है कि अब किसान के रीढ़ टूट रहे हैं। वैशाली में किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि आप देख रहे हैं कि बड़ा कैनाल भी वैशाली होकर के पास किया है, छोटा कैनाल भी वैशाली होकर के पास किया है, जैसे साहेबगंज होकर के वैशाली नहर है। आप आगे बढ़िएगा मुख्य मार्ग में तो मेन कैनाल निकला हुआ है, और जितने भी पैन थे, छोटे जो नहरी थे जिससे पटवन होता है, सभी के सभी खत्म हो गए। और कोई प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे जो भी हो, अभी तक कोई सवाल यह नहीं उठाता है। और जो भी स्टेट बोरिंग यहाँ थे हमारे क्षेत्र में, लगभग मोटा मोटी मान के चलिए कि 180-200 के आसपास स्टेट बोरिंग हैं, लेकिन सभी के सभी बैठे हुए हैं। आप साहेबगंज क्षेत्र में बैनाथपुर हुआ, इमादपुर हुआ, करदौद हुआ, बहुत सारे हैं जो सब पड़े हुए हैं, सही पड़े हुए हैं। सिंचाई की समस्या है, किसान जो उत्पादन करते हैं उनके लिए बाजार नहीं है। बिहार सरकार ने वो बंद कर दिया मंडी को, रहा नहीं। सब्जी उगाते हैं या अन्न उपजाते हैं, औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर होते हैं, कोई मार्केट नहीं है। वैशाली में बाढ़ भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है बाढ़ का। मीनापुर में है, साहेबगंज में है, पारू में है, वैशाली में है, बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। और बाढ़ की समस्या के साथ साथ सुखाड़ की समस्या है, दोनों समस्या चल रहा है। बाढ़ की समस्या पर क्या स्थानीय विधायक ने इस मामले में कोई पहल यहाँ से लेकर के सदन से में किया है क्या? अभी तक कोई विधायक, शिवशरण राव के मरने के बाद वो डंडा कहते थे, बाया कहते थे, इस सब का नाम लेते थे कि इसकी खुदाई हो जाएगा, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, गंडक नदी के साथ जुड़ जाएगा तो कुछ लाभ हो जाएगा, लेकिन वो सब धरे के धरे रह गए। कोई नहीं, विधायक हो, एमपी हो, कोई नहीं, कोई सवाल नहीं उठाता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है, जिससे समझिए कि लाखों लोग प्रभावित होते हैं। लाखों लोग नहीं, यह कहिए कि ठीक है मतदाता 8 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, 12 लाख होंगे किसी क्षेत्र में, उनके बाल बच्चे हैं, ऐसे 20 लाख लोग एक क्षेत्र में प्रभावित होते हैं सिंचाई से। प्रधानमंत्री ने 2014 की सभा में पताही एयरपोर्ट की घोषणा की थी, और अभी तक उसका कोई दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? इनका जो नारा था कि हम 100 शहर को हिंदुस्तान में स्मार्ट बनाएंगे, अभी तक एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। और मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर कंप्लीट लूट हुआ है। उसी का अंग पताही हवाई अड्डा भी है, जहां भारत सरकार के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री और कई मंत्री आते जाते रहते हैं। और ये सब वो
जुमला है उनका, वो तो स्पष्ट बोलते हैं कि हम जुमला है, बोल के जाते हैं, पीछा से उनका मंत्री कहता है कि वो तो जुमला था। जुमलेबाज लोगों की क्या बात है? यह बात तो अमित शाह ने कहा था 15 लाख के मामले में कि यह जुमला है। हाँ, उसी तरह से यह भी जुमला है। आज भी जो बोल रहे हैं वो सब जुमला है। उनकी बातों में कोई सच्चाई कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना और नफरत फैलाना इनका पेशा है। वैशाली का जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। एनडीए गठबंधन से जो उम्मीदवार हैं, पिछले बार जीत गई थी मोदी लहर के नाम पर, मोदी का भी टायर फट चुका है पूरे देश में, और इनका भी टायर फट चुका है। जनता काफी आक्रोशित है, जहां भी जा रही है जनता उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और प्रधानमंत्री तक भी इसकी शिकायत पहुंच गई है। इस पर आप क्या कहते हैं? यहाँ भी बीजेपी के लोग मिलते हैं कहीं कहीं, वो कहते हैं कि कैंडिडेट का चयन बड़ा गड़बड़ हो गया, हम आपका पार्टी का चयन गलत हो गया, यहाँ पार्टी गलत है वहां कैंडिडेट गलत होगा। उनकी समीक्षा कल हो रही थी पटना में, और समीक्षा में उनके जो लीडर घूम घूम करके जानकारी प्राप्त कर रहे थे, उन्होंने कंप्लेन किया कि कैंडिडेट गलत है। कैंडिडेट क्या गलत है? पूरा पार्टी गलत है तुम्हारा। और जहां पूरी पार्टी ही सड़ी हो, देश बेचवा हो, पूरे देश के सोना को गिरवी रख देता हो, मणिपुर के सवाल पर या अन्य सवाल पर, इतने सवाल हैं जिसका कोई सिर्फ झूठ पर झूठ ही बोलता है, तो उसका कैंडिडेट कैसा होगा? ब्रजमोहन का नहीं दिया, ब्रजमोहन शर्मा का बेटा हो गया, जिस पर महिला पहलवानों ने इतना आंदोलन किया, उनको न्याय नहीं मिला, कैंडिडेट हो गया उनका बेटा। कुमार हत्या जैसी कई हत्याओं में उनका नाम आता गया और जाता गया। उस समय की तत्कालीन एसपी हरप्रीत कौर का रातों रात तबादला कराया गया, इसके बारे में क्या कहा? करता क्या है, जमीन माफिया जो होता है वो तो ये सब काम करता ही है। माफियागिरी है उनका, दिनेश बाबू का, और इसी माफियागिरी से वो इतने बड़े लोग हुए हैं। मैं तो उनको जानता हूँ 1974-75 से, मेरे साथ जेल में भी रहे हैं। श्याम कुमार सिंह के बहुत करीबी थे वो, और श्याम कुमार सिंह 77 में चुनाव जीते थे, हम लोग के कम्युनिस्ट पार्टी से भाग राय जीते हुए थे, और मैं उस समय से जानता हूँ। पहली बार उन्होंने साहेबगंज विधानसभा के चुनाव लड़ा था, दूसरा पार्टी जो उस समय बिहार पीपुल्स पार्टी थी, बिहार पीपुल्स पार्टी से उन्होंने एक चापाकल दिया था अमीन मियाँ को कुर्सेदा में, और जानकारी ये भी मिली कि उसको उन्होंने उठवा लिया था। एक अमीने मियाँ का नहीं था, ऐसा बहुत सुनते हैं। चर्चा तो यह भी सुनते हैं कि ठेका लोगों को दे देते हैं, नौजवान सबको, और पैसा के लिए सब दौड़ता रहता है। चर्चा तो बहुत है उनके बारे में, और अमीन मियाँ वाला बात तो सही है। वो तो अमीन मियाँ अपने जब थे उस समय वो कहते थे इस बात को, कोई नई बात थोड़े है उनके लिए। और ये बनराज में जहाँ उनका प्लांट बना है उनकी बेटी का, वहाँ के अगल बगल के लोग का रास्ता भी रोक रखा है, इसके बारे में क्या कहना क्या है? वो तो सही बात है। रात में शुरू किया जेसीबी से, भोर में जनता आ गई, जनता रोकी, पुलिस से कस के पिटवा दिया। कई गांव का रास्ता बंद है, लगभग 5 गांव का। भगवानपुर है, बखरी है, दुनियाडी है, महमादा है, ये सब है। अब घूम करके लोगों को जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर? लगभग 4 से 5 किलोमीटर। केस मुकदमा हुआ वहां। रोजगार की बात करते हैं कंपनी को खोल करके, और यही दिलिया छपरा का आचार्य वो लड़का गया था, उनका लड़का कह दिया कि लोकल लोगों को हम नहीं रखेंगे, निकलिए बाहर। इस तरह से बहुत सवाल हैं। गेट बना दिए गए हैं जहां माथा भी धूप में नहीं रुक सकता है, बारिश से भी नहीं बच सकता है, और उसी गेट को विकास कहती है। उनके नजर में विकास गेट बनाना ही है, गेट बनाना है विकास, चूंकि उसमें ज्यादा हिसाब किताब है। पूंजीवादी पार्टियों का जो कैरेक्टर है, ठेका देना और उससे पैसा उगाही करना, और फिर पैसा जनता के बीच में करके उसके वो
जनतंत्र को खरीद लेना, मूर्ख बना लेना, ये सब तो पूंजीवादी पार्टियों का पेशा है। उसमें हमारे जिला में दिनेश बाबू नंबर 1 है आज के डेट में। पूरे भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को आती हुई दिख रही है? 200 एनडीए को एनडीए 200 के आसपास पर अटक जाना है। बिहार में आधा से अधिक हार रहे हैं, यूपी में आधे हार रहे हैं, दिल्ली साफ हो रहा है, हरियाणा साफ हो रहा है, पंजाब साफ हो रहा है, राजस्थान में जो स्थिति थी वो नहीं होने जा रहा है, खुद गुजरात में 4-5 सीट लॉस कर रहे हैं। ये आपको बम्बई में तो स्थिति है कि जो कल चुनाव हुआ है 2 दिन पहले, उस चुनाव में 1 सीट उनको मिल जाएगा। 100 सीट में 1 सीट मिल जाएगा मात्र उनको, कहीं नहीं है वो। बंगाल में नहीं है। खुद ये देखा है अखबार में कि 168 केजी सोना वहां जो मंदिर है वो अंग्रेज लूट करके नहीं ले गया, और आज ये 10 साल के अंदर गायब हो गया। कौन लूट के दे गया? ये गाय की बात करते हैं। जानना चाहिए जनता को इस बात को कि गाय और हिंदुत्व की बात करते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, जहां जाते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो लिस्ट आया है उसमें 250 करोड़ चंदा दीप कंपनी से दिया गया है। सिर्फ एक कंपनी से, वो है अल कबीर। अल कबीर से 250 करोड़ चंदा लिया गया है, चुनावी चंदा मोदी जी ने दिया है। अल कबीर जो कंपनी है वो क्या करती है? वो बीफ का व्यापार करती है, विदेश भेजती है, हवाई जहाज पर लाद करके गाय को मरवा करके गाय को विदेश में भेजती है, और उस कंपनी से चंदा लेता है, कहता है कि हम गौ की रक्षा करते हैं, हम हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, हम सनातनी हैं। सनातन जो होगा वो सनातन की तरह रहेगा ना। ये सनातन नहीं है, सनातन के नाम पर ये व्यापार करता है, और ये व्यापारी है, पूरे देश को बेच करके विदेश में ले जाता है। नोटबंदी से क्या भारत में अर्थव्यवस्था सुधरी? अर्थव्यवस्था खराब हो गई। अर्थव्यवस्था सिर्फ उनका ठीक हुआ जो उनके दोस्त हैं, बाकी जनता तो सड़क पर आ गई। हजारों फैक्ट्री बंद हो गए, लाखों बेरोजगार हो गए, शादी ब्याह के लिए लोग बैंक में लाइन लग गए, उसे कुछ नहीं मिला। सबसे हमला 12 बजे रात में चोर की तरह, एक क्रिमिनल की तरह जनता पर पहला अपराध तो उसने नोटबंदी करके किया है। दूसरा का अपराध जीएसटी पास करके किया है। अरे भाई मैं क्या बताऊं आपको, जीएसटी में जो शिक्षा पर जो उन्होंने टैक्स लगाया है, पूरे विश्व में कहीं भी शिक्षा पर टैक्स नहीं है, कहीं भी। और हमारे देश में कॉपी किताब पर टैक्स है। यूनिवर्सिटी में जाइए फीस बढ़ा दिया, हाई स्कूल में जाइए फीस बढ़ा दिया, जहां जाइए वहां फीस बढ़ा हुआ है। कॉपी लीजिए फीस बढ़ा हुआ है, टैक्स बढ़ा हुआ है, किताब लीजिए टैक्स बढ़ा हुआ है, कलम लीजिए टैक्स बढ़ा हुआ है, और सब पर टैक्स लगा करके भारत सरकार पैसा दे रही है, और वो पैसा अपने दोस्तों को कर दे रही है, और कर को फिर उसको आउटडेटेड करके माफ कर दे रही है। किसानों का माफ नहीं कर रही है। उद्योगपतियों का अगर माफ कर रही है तो वो अपने मित्रों का सिर्फ माफ कर रही है। उद्योगपति ही उसके मित्र हैं। अभी मित्रों की संख्या उनका 20-22 हो गया है, छोटे बड़े मिलाकर के 20-22 अब उनके मित्र हैं। जितने भगोरे हैं वे सभी के सभी गुजराती हैं, ये कुछ होता। क्या वैशाली में सभी जाति समुदाय का वोट महागठबंधन को मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी जो शांति प्रिय जनता है, चाहे वो जिस जाति का हो, सभी के सामने समस्या है, और सभी जातियों का वोट मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। अगर कोई बुद्धिजीवी कहता है कि हम बुद्धिजीवी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो उसका तो और आगे बढ़ के उसको नेतृत्व करना चाहिए बीजेपी गठबंधन के खिलाफ। और बीजेपी गठबंधन के खिलाफ है, रहेगा। मैं भी अपनी पार्टी एमसीपीआईयू की ओर से अपील करता हूँ साहब, पूरे वैशाली की जनता से, कि आप सारे धर्म मजहब जाति को मिटा करके बीजेपी गठबंधन को हराइए, और महागठबंधन को कम से कम जनतंत्र की रक्षा के लिए जिताइए, ताकि कल आपका आंदोलन आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे
अपील करना और क्या कहना? पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि संविधान बदलने की बात बीजेपी के द्वारा चर्चा में आई है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही। किस बात के लिए 400 पार? किस काम के लिए 400 पार? सवाल यह है कि हम नहीं जानना चाहते हैं इतिहास में हिटलर का क्या प्रलोभन था। पहला बहुत बड़ा राष्ट्रवादी की बात करता था, बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था, और वह राष्ट्रवादी क्या किया? यहूदियों के साथ और लोगों के साथ, कम्युनिस्टों के साथ ही पता है, हर आदमी को जानता है, हर इतिहास के विद्यार्थी को मालूम है। और यह वही चाहता है 400 पार का माने संविधान को बदल देगा, 400 का माने राजतंत्र को स्थापित कर देगा, 400 का माने कोई आंदोलन नहीं रहने देगा, 400 का माने तमाम ट्रेड यूनियन अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं और समाप्त कर दिया जाएगा, और टोटल हिंदुस्तान की जनता का जो पूंजी है वो समेट करके वो अपने दोस्तों के हाथ में दे दिया जाएगा। इसीलिए 400 पार की बात हो रही है। बिहार हड़पल न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बिहार हर पल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।